बजाज हाउसिंग एक बार फिर से आज दूसरे दिन लगातार सर्किट पर, कल लिस्टिंग के दिन लगा सर्किट, आज दूसरे दिन डे टू सर्किट पर, और आधे दिन से ज्यादा सर्किट पर बिता चुका है। वाओ, 181, 10% ऊपर। क्यों लगातार दूसरे दिन लिस्टिंग के बाद सर्किट क्यों? नूपुर हमें बताएगी। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है फिलिप कैपिटल, जहां पे बाय की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई और 210 रुपए का यहां पे लक्ष्य देते हुए दिखे, जिसकी वजह से आज स्टॉक में अपर सर्किट आपको दिखेगा। फिलिप कैपिटल का कहना है कि स्टॉक अपनी ही लीग में चल रहा है, यहाँ पर जो फाइनेंशियल्स है वो भी काफी स्ट्रांग है और आगे चल के और भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। कंपनी की जो एवरेज टिकट साइज है 50 लाख की, वो इसे बूस्ट करती है। वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है कि यहाँ पे जो एसेट क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग पर कंपनी का फोकस पूरी तरह से बना हुआ है। ये पर्टिकुलर कारोबार जो है कंपनी का, वो हाई यील्ड कारोबार है, जिसकी वजह से मार्जिन्स भी बेटर होते हुए नजर आएंगे आगे चल के। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की जो बुक है वो करीबन 8 से 10% के दायरे में ही रहेगी, जो कंपनी की टोटल बुक है उसके कंपैरिजन में। और आने वाले 3 सालों में बैलेंस शीट जो है कंपनी की, वो 2 ट्रिलियन प्लस यहाँ पर होने का अनुमान फिलिप कैपिटल लेके चल रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बेनाइन रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। रिटर्न रेशियोज का जो है कंपनी के, वो सुधरते हुए दिखेंगे और बोरिंग कॉस्ट देखे कंपनी के तो दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी बेहतर है, जिसकी वजह से आज बाय की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है और 210 रुपए का लक्ष्य दिया है। जो हिसाब से सर्किट लगा रहा है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट? यही स्टॉक की खास बात है, सबको महंगा लगता है और फिर भी बढ़ता है। क्यों चोपड़ा साहब? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से अब जिस तरह का तेजी हो चुका है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मगर नो डाउट अब ये बजाज ट्विंस नहीं, बजाज ट्रिपलेट्स हो गए हैं, तो जाहिर बात है, जैसे आप बोल रहे थे कि 3 टाइम बंसल जी को, तो मुझे लगता है कि एक 3 pronged इफेक्ट होगा मार्केट्स पे, और थोड़ी और यहाँ से तेजी होती है तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए और वेट करना चाहिए। सर, हर जो चीज ऊपर जाती है नीचे जरूर मिलती है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि कंपनी में कुछ बिगड़ गया, मगर 9 टाइम्स 10 टाइम्स प्राइस टू बुक सर बहुत ज्यादा होता है, और किसी भी तरीके से फंडामेंटली तो ये बिल्कुल मेरे गले नहीं उतरता कि कोई भी कंपनी इतनी हाई वैल्यूएशंस पे कैसे ट्रेड कर सकती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखिए सर, मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र में एलआईसी हाउसिंग बहुत ही अच्छी सस्ती कंपनी है और एलआईसी की बैकिंग है। तो अगर आपको लेना ही है तो एलआईसी लीजिए, और अगर और यहाँ से तेजी बनती है तो बिल्कुल बाहर निकलने की चेष्टा करिए। नीचे मिलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छी कंपनी है लेने वाली, और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पूरे बजाज ग्रुप के ऊपर, जिस तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या जिस तरीके का क्लाइंट बेस है या जो जिस तरह से कंपनीज रन करते हैं, वो बिल्कुल आफरीन है, बेहतरीन है। और अभी फिलहाल मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसमें खरीदारी की जाए, बेचने की चेष्टा करें, नीचे आने का इंतजार करें। यार, ये है राय आपके लिए बजाज हाउसिंग में। और का काउंटर लिया हुआ है कि लेने का मन है? बाकी मैंने सेल लिया हुआ है सर, 1400 शेयर्स फॉर 139 लिए थे अ फ्यू मंथ्स बैक। 139 में फ्यू मंथ्स बैक 129 पे चल रहा है, और लिया बेसिकली लंबी अवधि के लिहाज से था, ऐसा कुछ था? हाँ जी, फॉर लॉन्ग टर्म लिया था। अभी मैं कंफ्यूज हूँ सर कि शुड आई कीप इट और आई शुड सेल इट ऑफ। हाँ सतपाल साहब, क्या करना है मेटल? हम भी कंफ्यूज हैं। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर तमाम कंसर्न्स हाईलाइट होते रहते हैं, खासतौर पे चाइना रिलेटेड। ठंडा भी पड़ रहा है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए सतपाल साहब? आशीष जी, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये ग्लोबल कंसर्न चाइना फैक्टर में इसलिए ये सब पूरा मेटल सेक्टर ही थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑटो की बिक्री ठंडी हो रही है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कट होंगे आगे जाके, तो ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्टर्ड इन हो रहा है इस पूरा मेटल सेक्टर में। हालांकि बीच बीच में स्पर्ट्स आते हैं, लेकिन वो स्पर्ट्स में बिकवाली होती है। तो द पॉइंट इज, सेल की बात करें तो देखिए चार्ट पे क्या दिखता है। चार्ट पे दिखता है ये 125 के आसपास का यहाँ पे इमीडिएट बॉटम होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी घटा है 175 के लेवल से। 175 से लेके 125 तक जब आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये काउंटर अभी इस लेवल पे तो एग्जिट लेना बनता नहीं है, तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा 120 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से एक रिलीफ रैली प्ले मुझे लगता है मेटल सेक्टर में भी ड्यू है, जहां पे सेल का जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 140 से 145। बट आशीष जी, कितना टाइम लगेगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए करेक्शन जो है वो टाइम वाइज भी होता है और प्राइस वाइज भी होता है। तो अगर ये थोड़ा और टाइम ले तो हो सकता है, लेकिन आपको फिलहाल बने रहना है। स्टॉप लॉस होगा 120 का।
इस पर थोड़ी बात हम भी कर लेते हैं सर, क्योंकि बड़ा कट आया आज एंड ऑफ कोर्स इनके पक्ष में जो ऑर्डर नहीं आया उसका भी इम्पैक्ट है। तो पहले तो बताइए हुआ क्या है जो इतना बड़ा कट दिख रहा है? बहुत बढ़िया। पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दायर की गई उसका आज एक डिसीजन आ गया। सुप्रीम कोर्ट में एजीआर के जो बकाया हैं टेलीकॉम कंपनियों के, उसकी कैलकुलेशन फिर से की जाए, ये पुनर्विचार याचिका। पहले सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां चाहती थी कि भाई ये जो कैलकुलेशन का तरीका है वो सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कैलकुलेट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैलकुलेट करें या नहीं करें ये तो बात की बात है, पहले हम ये सोचेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए कंपनियां गई सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, नहीं जी हम कैलकुलेट नहीं करते, हमें लगता नहीं कि कैलकुलेट वापस करने की जरूरत है। वो ये नहीं कह रहे कि कैलकुलेशन सही है गलत है, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। पहले पाकिस्तान पे चलो हटो वापस जाओ। एक तो ये होता ना कि चलो ठीक है भाई तुम बोल रहे हो कैलकुलेशन गलत है, दीप बोल रहे हो सर मेरा टैक्स ज्यादा काट दिया, सैलरी स्लिप में आता ना अब इससे क्या अच्छे से समझ जाएगा इससे भूलेंगे नहीं। हाँ, तो मैं अगर अकाउंट्स हूँ जी, मैं कहता हूँ दीप अच्छा ठीक है यार मैं देख लेता हूँ वापस कैलकुलेटर, फिर मैं बोलूँगा यार दीप टैक्स तो बराबर ही काटा तुम्हारा, ठीक है। और दूसरा में नहीं दीप हटाओ तुम्हारा बराबर ही काटा हुआ है टैक्स, क्या करने मुझे पता है मैंने बराबर ही काटा है। ये वाला हुआ है इनके साथ दूसरा वाला हो गया। दूसरा वाला बोले गिनने की जरूरत ही नहीं, जो गिना है बराबर है। तो अब क्या हुआ इससे, रास्ता बंद। अब मतलब एजीआर में जो रिलीफ की उम्मीद थी वो चली गई। तो आज ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया साहब, मना कर दिया ना, ये नहीं हुआ। ठीक है, इतनी गिरावट आ गई है सर, अब करें क्या इसमें? क्या करें, बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जवाब भी तैयार है जी। 2-3 चीजें दी, क्या करें। वोडाफोन आइडिया को उम्मीद थी 30-40 हजार करोड़ की रिलीफ इससे मिल सकती है वोडाफोन आइडिया को, ठीक है। अगर एजीआर को वापस कैलकुलेट, एजीआर की इनकी लाइबिलिटी है कुल 70-80 हजार करोड़ के आसपास की, जो इन्हें अगले आने वाले कई सालों में धीरे धीरे चुकानी है। पहली शायद रिलीफ, पहली रिक्वायरमेंट 1.5 साल बाद की आएगी, अभी इमीडिएटली आज नहीं देना, नहीं है, 1.5 साल बाद देना है। वहां से शुरू होगा धीरे धीरे धीरे, हर साल 15 साल तक पैसे देने इनको। कंपनी उम्मीद करी थी कि कैलकुलेशन प्रॉपर होगी करके, तो और देखो ईमानदारी की बात ये थी, जो ऑफर फॉर सेल इनका आया था इतना बड़ा, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा, उसमें ये एक बड़ा सेलिंग पॉइंट था। जिन लोगों ने ऑफर फॉर सेल में खरीदा हो, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर हो चाहे छोटे, दिल पे हाथ रख के सब जानते हैं कि सबको उम्मीद थी कि ये 30-40 हजार करोड़ तो नहीं देने पड़ेंगे, कंपनी की रिक्वायरमेंट इतनी बच जाएगी, ठीक है, ये सबको पता था। और इसके चलते 5 से 6 रुपए प्रति शेयर का फायदा हो सकता था, जो खुद सिटी ने बोला है कि मिनिमम 5 से 6 शेयर तो हम 5 से 6 रुपए, और सिटी का टारगेट भी 22 रुपए का था, ठीक है। बाजार इसे ही एडजस्ट कर रहा है 16-17 रुपए के भाव से 10-11 रुपए का भाव, ये कि 5-6 रुपए को एडजस्ट किया बाजार ने, जो एजीआर का बेनिफिट मिल सकता था, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, 30 अगस्त को सुनवाई हुई थी, सुनवाई ओपन नहीं हुई थी, बंद हुई थी। कंपनियां चाहती थी ओपन में सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं ओपन में नहीं, हम बंद में करेंगे सुनवाई, बढ़िया बात है। अब 30 तारीख जिस दिन सुनवाई हुई उस दिन जो स्टॉक ने टॉप बनाया, आज वापस वो आज तक वो भाव नहीं दिखा। मतलब क्या, मतलब उस दिन से किसी को तो आज तक पता है कि इसका फैसला विपरीत आएगा, बाकी तो पूरी दुनिया, जिन लोगों ने ऑफर फॉर सेल में शेयर खरीदे हैं, 15 में खरीदे, 13 में खरीदे, 17 में खरीदे, सब तो ये मान के चल रहे थे कि इनके फेवर में फैसला आएगा, और माहौल भी ऐसे ही बना होता है फेवर में आएगा। 32-33% स्टेक सरकार के पास है, भारत सरकार 32-33% बिरला जी के पास है, 3 टेलीकॉम कंपनियां तो चाहिए ही चाहिए, डायरेक्टली हम भी कह रहे थे, सबकी बात ये हम भी कह रहे थे, क्योंकि यही माहौल था, ठीक है ना, यही सारी चीज आपके सामने थी। तो किसी को तो पता था तब से लेकर घटते घटते 13-13.5 कैसे आ गया फैसला आने के पहले। ये बात तो सही, कल 13.5 रुपए का भाव था, तब से अब में न कोई भारतीय घटा है, न कोई और टेलीकॉम स्टॉक के लिए नेगेटिव हुआ। इसका मतलब किसी को तो अंदाजा लग गया था कि फैसला फेवर में नहीं आने वाला है। 17-18 रुपए से किसी ने तो 13 रुपए तक, 13.5 तक बिकवाली की है, वो तो निकल गए। अब रह गए हमारी आम जनता, जिनको पता नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये तो एजीआर में जैसे ही खत्म हुई थे, ये डिसीजन आया, अब तेजी की वजह जो बनी हुई थी वो वजह खत्म होगी। गोल्डमैन को तो अंदाजा था, 2.5 रुपए का टारगेट तो गोल्डमैन, सिटी को नहीं था, उन्होंने 22 का टारगेट दिया, गोल्डमैन को अंदाजा था 2.5 का टारगेट दिया। करेक्ट। और देखो अगर एजीआर का फैसला आया तो गोल्डमैन कितना बुरा पड़ता था, तो इसका मतलब या तो गोल्डमैन को पता था, या गोल्डमैन वालों को किसी को पता था, या फिर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पता होगा, किसी को तो पता था ना। 17-18 रुपए से कौन बेच के 13 रुपए तक लाया है डिसीजन आने के पहले, राइट। अब ये आ गया अपनी एफपीओ प्राइस 11 रुपए पर, ठीक है। अब यहां से क्या, अब बड़ा सवाल है,
पहली चीज यहाँ से अब जो आगे जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होगा, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी आती है। क्योंकि एजीआर का बेनिफिट निकल के आप न्यूट्रल हो गए 11 रुपए पे, ठीक है। अब जिन्होंने सिर्फ एजीआर के बेनिफिट लिया वो निराश हैं, लेकिन जिन्होंने कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से लिया वो अब कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरेगी। अब देखिए 2 दिन पहले बिरला जी ने भी खरीदा है 13.5 रुपए में, बिल्कुल 3 करोड़ शेयर्स खरीदे। 3 करोड़ उन्होंने भी खरीदा, खुद प्रमोटर ने भी। सो इसलिए कहना मुश्किल है कि इस तरह से स्टॉक गिर जाएगा या डिसीजन आएगा। एफपीओ वाले इन्वेस्टर्स तो आज भी उनको नुकसान नहीं, लगभग अभी थोड़ा नीचे आए हैं 11 रुपए के आए, बट अभी भी लगभग उनकी प्राइस के आसपास ही है। जिन लोगों ने 15-17 रुपए की रेंज में लिया है उनको नुकसान है, वो थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एकदम खराब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या एजीआर का बकाया अप्रूव नहीं होने की वजह से कंपनी बंद हो जाएगी, ये लगता नहीं, ठीक है। पैसा बनने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब थोड़ा आपको ये मामला, जो काम 1 साल में हो सकता था वो 3 साल में होगा या 4 साल में होगा, थोड़ा लंबा लग सकता है। लेकिन अगर आपने 15, 16, 17 में लिया तो ऐसा नहीं, अगर कंपनी चलती रही जो कि चलनी चाहिए तो भाव आ जाएंगे, आगे पीछे आ जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम 11 रुपए में एफपीओ में भी लेके बैठे हैं, लेकिन हम लोग 17-18 से गिनते हैं। अब मुझे कई सारे लोग बोल रहे आप तो कूद के बोल रहे थे, इतना बोले, मैंने कहा बिल्कुल बोल रहे थे, 100% बोल रहे थे, मैं अभी भी बोलता हूँ। एफपीओ में हमने बहुत जोर लगा के बोला, लेकिन एफपीओ से तो स्टॉक काफी बढ़ा भी, हमने सेल कॉल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। हो सकता है 15-17 रुपए में ट्रेडिंग के लिए भी हमने 1-2 बार बोला, बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताऊं, अगर मैं दीप 50 स्टॉक देता हूं, जरूर थोड़ी 50 के 50 चली जाए, और इसमें तो फंडामेंटली भी इशू नहीं है, ये तो एक कोई कोर्ट का डिसीजन आ सकता है, जो तो ये रिस्क हर कंपनी के साथ, किसी का प्लांट चल रहा है अचानक से उसका कोर्ट प्लांट बंद कर दे, उसमें आपकी अगर रिसर्च गलत हो जाए तो हो भी सकती है। और रहा सवाल, चलो मान लिया आपने हाईएस्ट प्राइस 17 रुपए में लिया और आपका 50% पैसा टूट गया, इस वक्त 50% ही टूटा, इससे ज्यादा नहीं, पूरा पोर्टफोलियो तो जीरो नहीं हो रहा, एक स्टॉक का 50। मैं आपको बता सकता हूँ, पहली तारीख इस साल की, मैं पुरानी 3-4-5 साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 8% नीचे है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स 5% नीचे है, करीब BEL 4% नीचे है, कोरोमंडल 3.5% नीचे है, BPCL 3% है। ये सब भी छोटे शेयर्स नहीं है, इनकी गिरावट आज की काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एक काम करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स चेक कराते हैं, डिलीवरी काफ़ी लोग इसमें रखते हैं या है उनके पास, इसलिए मैं थोड़ा पता कर लेता हूँ उसका सपोर्ट क्या बनता है। राहुल जी से करवाते हैं चेक। राहुल जी जरा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स चेक करना है, HAL आज 5% टूटा है, 4240 के आसपास कर रहा है ट्रेड। अभी रिसेंट सपोर्ट कहाँ पे है इसका? अभी फिलहाल सपोर्ट थोड़े दूरी पे है, दो लेवल में आपको दे सकता हूँ। एक तो 3900 पे है, दूसरा अगर 4450 क्रॉस करता है ऑन द वे अपसाइड की तरफ, तो 4450 अगर क्रॉस करता है तो एक अग्रेसिव लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, या तो 3900 पे एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो वेट एंड वॉच स्टेज में है। और हमारे मन में भी है कि बजाज हाउसिंग की तगड़ी लिस्टिंग के बाद भी शेयर का चलना, और अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो जितने भी पेयर्स हो सकते हैं, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, सबसे महंगा बजाज हाउसिंग का शेयर वैल्यूएशन के लिहाज से। इनफैक्ट अगर हम LIC हाउसिंग से या फिर PNB हाउसिंग से तुलना करें तो उनसे तो करके वैल्यूएशन में 6-7 गुना महंगा दिख रहा है ये बजाज हाउसिंग का। तो क्या अभी भी बने रहे बजाज हाउसिंग में, या फिर बेहतर होगा कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें और अगर इसी स्पेस में रहना है तो किसी दूसरी कंपनी में निवेश कर दें? देखिए, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मेरे ख्याल से जो IPO प्राइस थे वो प्राइस तो मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो जिस तरह से ग्रोथ की बात कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग बम्पर था वो मेरे ख्याल से वाजिबी था। मेरे ख्याल से 150 रुपए का जो लिस्टिंग प्राइस था वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड मुझे लग रहा था। और जिस तरह से बाजार ने मोमेंटम बना के रखा है तो मेरे ख्याल से उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऑब्वियसली हम कंपेयर करें कि काफी सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पीयर ग्रुप के अंदर LIC, जैसे यू राइटली पॉइंटेड आउट, जो हमारे वन ऑफ द टॉपिक में है, या PNB हाउसिंग हम देखें तो 2-3 ब्लॉक डील्स के बाद कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मेंस रहा है, वैल्यूएशन में भी ठीक ठाक है। इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट घटेगा उनका गोइंग फॉरवर्ड, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ भी अच्छे आएंगे PNB हाउसिंग के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये दोनों स्टॉक्स अच्छे चल सकते हैं वीजा वी बजाज फाइनेंस के अंदर। लेकिन जिस तरह से हाइट है और जो क्रिएट हो चुका है, जो ग्रोथ के लिए PE मल्टीपल दे रहे हैं बजाज को, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार हॉल्ट जरूर ले सकता है स्टॉक ये 180 के आसपास।
पर मेरे ख्याल से रिलेटिव वैल्यूएशन की बात करें तो मुझे ऑब्वियसली हाउसिंग एज अ सेक्टर एंड हाउसिंग फाइनेंस एज अ सेक्टर आउट परफॉर्मर करेगा। जिस तरह से हम देखें कि रियल एस्टेट की डिमांड और रियल एस्टेट स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, तो मेरे ख्याल से वीज़ावी उनके बाद सीधा डायरेक्ट फोकस रहता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर। मुझे लगता है दोनों LIC हाउसिंग और आपका PNB हाउसिंग, दोनों मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हद से बहुत ही बेहतर है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों लिए जा सकता है। बजाज है तो होल्ड किया जा सकता है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार ब्रेक जरूर लग सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर प्राइस के अंदर।